पराठे बेचने वाली बुढ़िया। ये कहानी है सुमित्रा की, जो अपने बहू बेटों के साथ रहा करती थी। दरअसल सुमित्रा के 2 बेटे थे और दोनों एक एमएनसी में एज अ मैनेजर काम किया करते थे। पर पति के जाने के बाद उसकी दोनों बहू ने सुमित्रा की अब वो कद करनी शुरू कर दी थी जो शायद एक माँ सह भी नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की बड़ी बहू नैना अपनी देवरानी कविता से कहती है, कविता, आज मैं रोहित के साथ बाहर जा रही हूँ, माँ जी का खाना तू बना देना। लेकिन दीदी, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि मैं आज के दिन अपने मायके जा रही हूँ और मेरे साथ विवेक भी जा रहे हैं। ये जानते हुए भी आपने भैया के साथ बाहर का प्लान बना लिया। अरे जब आप बाहर चली जाएंगी और मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? मुझे नहीं पता, बहुत टाइम बाद इन्हें समय मिला है और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। तू तो जानती है कि हमारे पति एमएनसी में कैसे मजदूरी करते हैं। इतने समय बाद उनको टाइम मिला है तो यार मैं घर में रहकर अपना दिन नहीं खराब करना चाहती। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां सुमित्रा आती है और दूर खड़ी उन दोनों की ये बातें सुन लेती है, जिस पर सुमित्रा एक लंबी सांस भरती है और अपनी दोनों बहुओं के पास जाकर कहती है, बहू, तुम दोनों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू, तू अपने मायके चली जा और बड़ी बहू, तू रोहित के साथ बाहर चली जा। रही मेरी बात, तो रात का खाना रखा हुआ है, मैं उसे ही खा लूंगी। चलो थोड़ा सा चावल या रोटी होगी तो नमक के साथ ही खा लूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वो दोनों बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नैना अपने पति रोहित के साथ बाहर निकल जाती है और कविता अपने पति विवेक के साथ मायके चली जाती है। सुमित्रा उस बड़े से आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगती है तो वो किचन में जाती है, जहाँ खुद से कहती है, चलो थोड़ा सा चावल या रोटी होगी तो नमक के साथ ही खा लूंगी। इतना बोलकर अब सुमित्रा जैसे ही बर्तन खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। बर्तनों में खाने का एक दाना भी नहीं था। सारे पतीले साफ और धुले हुए रखे थे, जिसे देख सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से कहती है, ये क्या, बर्तन तो बिल्कुल साफ है। क्या मेरे बेटों को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनकी माँ भूखी होगी? जिस माँ ने उन्हें पालने के लिए अपनी भूख मार दी, आज उसी माँ के लिए इस घर में एक रोटी तक नहीं है। क्या इसी दिन के लिए मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो बुढ़ापे में आकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? खैर कोई बात नहीं, अगर मेरी जिंदगी में यही लिखा है तो यही सही। इतना कहकर बेचारी सुमित्रा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो भूख के मारे बेहाल हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो भूख लग रही है, खाने को घर में दाना नहीं और बाहर जाने को मेरे पास पैसा। अरे हाँ, इन्होंने कुछ पैसे मेरे नाम पर फिक्स करवाए थे और तो और मेरे जमा किए हुए कुछ पैसे रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर कुछ खा लेती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा बाहर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर लंगर बंट रहा था। उस लंगर को बंटता देख सुमित्रा कहती है, एक काम करती हूँ, पैसे बचा लेती हूँ, आगे के लिए काम आएंगे। अभी फिलहाल लंगर ही खा लेती हूँ। अब जब लंगर बटन रहा है तो क्यों बेकार में बाहर पैसे बेकार करूं। इस तरह सुमित्रा अब रोड पर बंट रहे लंगर को खाने लगती है। पर तभी वहां से गुजर रही सुमित्रा की बड़ी बहू नैना उसे रोड पर लंगर खाते देख लेती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती और अपने पति के साथ चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा वापस अपने घर आती है तो नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने तो हद ही कर दी है। अरे मैं और छोटी एक दिन के लिए बाहर क्या चले गए? आपने तो मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। बाहर गरीबों की तरह लंगर खाने का क्या मतलब बनता है आपका? मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर लंगर खाने गई। और रही बात घर में खाने की, तो घर में ना तो रात का खाना था और ना ही 2 दिन पुराना खाना जो मैं खा लेती। अरे तुम लोगों ने तो बासी खाना भी गाय को खिला दिया। अच्छा माँ जी, इस तरह भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात खाने की, तो अगर हमने खाना नहीं बनाया या खाना नहीं रखा तो क्या आप खुद खाना नहीं बना सकती? खाना बनाना? तुम सही कह रही हो बहू, मेरे हाथ पैर अभी सलामत हैं, इसलिए मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। अरे तुम लोगों से तो मुझे 1 रुपए की उम्मीद नहीं, बस 2 वक्त की रोटी की उम्मीद थी, जो तुम लोगों ने मुझे वो भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि मैं खुद का काम करूंगी। बचपन में माँ कहती थी, मेरे हाथ के पराठे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, क्यों ना मैं यही काम शुरू करूं? अगर ऐसा है तो ठीक है माँ जी, मैं भी देखती हूँ कि आपकी बुढ़ी हड्डियाँ आपका कब तक साथ देती हैं। इस तरह सुमित्रा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है,
गुजरते समय के साथ नैना की देवरानी अगले 2 दिन बाद अपने घर आ जाती है, जिस पर नैना कविता को सारी बात बताती है। इस तरह कविता भी अपनी सास को नहीं रोकती। सुमित्रा एक छोटी सी रेहड़ी किराए पर लेती है और पास के मार्केट में खड़ी हो जाती है। पराठे की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आते जाते लोग रुकने लगते हैं। अरे माई, ये किस चीज के पराठे बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जरा खिलाना हमें भी। बेटा, ये आलू गोभी का मिक्स पराठा है, सादा खाना है, बिल्कुल घर जैसा, चक्कर देखो। इतना बोलकर सुमित्रा अब उसे 1 प्लेट पराठा देती है और जैसे ही ग्राहक पहला निवाला तोड़कर खाता है तो वो हैरान हो जाता है। वाह माई, क्या बात है! ऐसा स्वाद तो मुझे अपनी माँ के हाथ के खाने में मिलता था। अभी आपने यहाँ नया नया ठेला लगाया ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा आपका ठेला चलवाने में। ओ भाई, जरा यहाँ आओ, माई के हाथ के पराठे खाकर देखो, तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो ग्राहक अब जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और देखते ही देखते सुमित्रा के ठेले पर भीड़ लग जाती है। पहले दिन सुमित्रा अपने पराठों से काफी अच्छी कमाई कर लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब लोग उसे पराठे बेचने वाली बुढ़िया कहने लगते हैं और इसी नाम से धीरे धीरे वो फेमस होने लगती है। लोग उसके ठेले पर आते और पराठे खाकर जाते। उसे अब अपने बेटों के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं थी। एक शाम उसका बेटा रोहित अपने क्लाइंट्स के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। सर, इस शहर में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, पर पता नहीं क्यों यहाँ आज बहुत भीड़ है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई बुढ़िया अच्छे पराठे बेचती है। हाँ रोहित, मैंने भी सुना है, चलो आज यही ट्राई करते हैं। इसी तरह रोहित और उसका क्लाइंट जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं और भीड़ के अंदर जाते हैं तो रोहित देखता है कि ठेले पर पराठे बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे कि एक एमएनसी कंपनी के मैनेजर की माँ सड़क पर पराठे बेच रही है। चलिए घर चलिए, अभी के अभी। ओ, तुम मैनेजर साहब हो ना? बेटा, इस बुढ़िया का कोई घर नहीं है। उस आलीशान बंगले में तो सिर्फ बर्तन धुले हुए मिलते हैं, पेट भरने के लिए रोटी नहीं। तुम लोग तो बड़े आदमी हो, अपनी पार्टी करो, मुझे अपना काम करने दो। माँ, ये आप क्या कह रही हो? इतना बोलकर सुमित्रा अब अपने बेटे रोहित को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर रोहित अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता है। माँ, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि गलती नैना की है, लेकिन है तो वो आपकी आखिरकार बहू ही ना। एक गलती समझकर माफ कर दो। गलती एक बार होती है बेटा, पर तुम लोगों ने तो मुझे मेरी औकात रोज याद दिलाई है। इस तरह सुमित्रा और रोहित बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विवेक और कविता भी आ जाते हैं। अपनी माँ को इस हाल में देखकर वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। माँ प्लीज घर चलिए, मोहल्ले वाले हमारी थू थू कर रहे हैं। बेटा, तुम्हें आज मोहल्ले वालों की पड़ी है, लेकिन आज यही मोहल्ले वाले मुझे बूढ़ी अम्मा कहकर बुलाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब ये मुझे अम्मा कहते हैं, क्योंकि इनके अम्मा में वो प्यार है जो तुम्हारी माँ बेबी नहीं। ये मेरे कुछ नहीं लगते फिर भी मुझे प्यार देते हैं, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी थे। तुमने क्या किया? और एक छत के नीचे रहते हुए तुम्हें आज तक नहीं पता चल पाया कि तुम्हारी बूढ़ी माँ रोज दिन में बाहर पराठे बेचती है। खैर कोई बात नहीं। माँ जी, आप हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। बहू, इज्जत खाने से आती है, दिखावे से नहीं। जिस दिन तुमने भूखी सास को घर में अकेला छोड़ा था, इज्जत उसी दिन मिट्टी में मिल गई थी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरे ग्राहकों का टाइम खराब हो रहा है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा उस घर में आना सही नहीं, तो आज से मैं उस घर में भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए घर देख लिया है। इस तरह उसके दोनों बेटे और बहू कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और इस तरह सुमित्रा अब अपना घर भी छोड़ देती है और अपने हाथ के बने हुए पराठे वो यूं ही मार्केट में बेचने लगती है। भूतिया समोसे बारा। एक छोटे से गांव चंदनपुर में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और 6 साल का बेटा गोलू था। गरीबी इतनी थी कि कई बार तीनों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी रमेश अपने परिवार को हंसता खेलता रखने की पूरी कोशिश करता। रमेश गांव की सबसे पुरानी समोसे की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक भैरव सेठ बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था। वो जरा जरा सी बात पर गालियां देता और मजदूरों को इंसान नहीं मशीन समझता था। एक दिन रमेश देर से उठा और घड़ी में देखा तो 10 बजे थे। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और कहा, सुनती हो, मेरा टिफिन जल्दी से तैयार करो। सीमा बोली, आज टिफिन नहीं बना पाई, गोलू की तबीयत खराब थी। रमेश थकी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, आज दुकान पर ही कुछ खा लूंगा। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, भैरव सेठ पहले से आग बबूला खड़ा था। अबे नालायक, रोज का यही ड्रामा है।
तेरे जैसे लोगों की वजह से मेरी दुकान बदनाम हो रही है। रमेश हाथ जोड़कर बोला, मालिक आज आखिरी बार माफ कर दो। लेकिन भैरव सेठ ने उसकी एक न सुनी। दोपहर में सब खाने बैठे। रमेश बहुत ही भूखा था। उसका दोस्त मोहन, जो उसी दुकान पर काम करता था, उसके पास आया और बोला, ले, मालिक ने तेरे लिए खास समोसे रखवाए हैं। रमेश चौंका। मेरे लिए? सेठ जी? मोहन मुस्कुराया और कहा, हाँ, आज उनका मूड अच्छा है। भूखे रमेश ने बिना सोचे समोसा खा लिया। अचानक उसका सिर घूमने लगा, पसीना बहने लगा और मुंह से झाग निकलने लगी और अगले ही पल रमेश जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में रमेश की मौत हो गई। लोगों ने कहा, पता नहीं क्या खा लिया था। भैरव सेठ बोला, मेरी दुकान से कोई जहर नहीं गया, वो अपने से कुछ किया होगा जिसके कारण वो मर गया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। गोलू हर रात अपने पापा को पुकारता रहा। रमेश की मौत के कुछ दिन बाद दुकान पर अजीब घटनाएं होने लगी। भी नया आदमी समोसे बनाता, उसके समोसे बेहद कड़वे हो जाते, ग्राहक थूकने लगते, दुकान बदनाम होने लगी। एक रात नया कारीगर अकेला दुकान में था। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, जिसने मुझे मारा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी डर के मारे दुकान छोड़कर भाग गया। एक रात भैरव सेठ दुकान में बैठा रो रहा था। वो सभी जान चुका था। तभी सामने धुआं उठा और रमेश का भूत दिखाई दिया। खून से सना चेहरा, खोखली आंखें। भैरव कांपने लगा और कहा, मैंने तुझे नहीं मारा, कृपा करके मुझे छोड़ दो। भूत बोला, तू नहीं, लेकिन मेरे दोस्त मोहन ने तेरे लालच में मुझे जहर दिया। भैरव सेठ अंदर से टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और अगले दिन भैरव सेठ ने रमेश की पत्नी सीमा को दुकान पर काम दे दिया और गोलू की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। रमेश का भूत हर रात अपनी बीवी और बेटे को देखता, लेकिन मोहन जहाँ भी काम करने जाता वहाँ के समोसे सड़ जाते, तेल काला पड़ जाता। आखिर एक दिन मोहन गाँव छोड़कर भाग गया। उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखा सिर्फ मौत ही नहीं, आत्मा की शांति भी छीन लेती है।